तो फिल्म की शुरुआत एक खाली घर से होती है जिसमें पहले से ही एक एंटिटी रहती है जिसकी नजर से हम इस घर को देख पा रहे हैं। घर देखने के बाद एंटिटी ऊपर जाकर एक कबर्ड में चली जाती है और जब एक फैमिली ये घर विजिट करने आते हैं तो वो उतरकर नीचे आ जाती है। असल में रेबिका नाम की एक लेडी अपनी फैमिली के साथ इस घर को देखने के लिए आई थी और उसे ये घर पसंद भी आ गया था। उसके बजट से बाहर होने के बावजूद वो इस घर को खरीदने का फैसला कर लेती है क्योंकि ये घर उसके बेटे टाइलर के स्कूल के बहुत करीब है। वो एक प्रोफेशनल स्विमर है। रेबिका चाहती है कि वो नेशनल लेवल पे प्ले करे और ऐसे में उसकी ट्रेनिंग में कोई भी रुकावट नहीं बननी चाहिए। हालांकि रेबिका का हस्बैंड रेबिका के इस फैसले से खुश नहीं क्योंकि उनको लगता है कि उनकी बेटी क्लोई इस बड़े चेंज के लिए अभी तैयार नहीं। रिसेंटली ही उसकी एक दोस्त की डेथ हुई थी जिसके सदमे से वो अभी तक अपने आप को बाहर निकाल नहीं पाई थी। लेकिन रेबिका को अपनी बेटी क्लोई का बिल्कुल ख्याल नहीं था। इस घर को देखते हुए रेबिका और रेबिका के हस्बैंड ये बातें कर रहे थे और एंटिटी उनकी बातें सुन लेती है। जैसे ही एंटिटी को पता चलता है कि रेबिका एक सदमे से गुजर रही है तो वो रेबिका को फॉलो करने लग जाती है और हम देखते हैं कि यहाँ रेबिका एक शीशे के पास आई थी जो शीशा यानी मिरर करीबन 100 साल पुराना था और ये बात उसे घर के ऑनर ने बताई थी। क्लोई इस घर को विजिट करने के लिए एक कमरे में चली जाती है जहां उसे फील होता है कि कबर्ड से जैसे कोई उसे देख रहा है। खैर सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि इस घर में पेंटिंग का काम शुरू हो चुका है। यहाँ पर काम करने वाले काफी सारी लेबर भाग चुकी है क्योंकि उन्हें लगता है कि इस बिल्डिंग में किसी की प्रेजेंस है, किसी एंटिटी की प्रेजेंस है। फिर थोड़े दिन बाद दिखाया जाता है कि रेबिका की फैमिली इस घर में शिफ्ट हो भी गई है। रेबिका किसी से फोन पे बात कर रही थी और हमें पता चला कि रेबिका ने इस घर को बिल पे करने के लिए अपनी ही कंपनी में फ्रॉड कर दिया था और इस चीज का उसे दुख भी नहीं था क्योंकि उसे लगता था कि अपने प्यारों के लिए कुछ भी कर गुजरना ठीक है। यहाँ पर हमें क्लोई को दिखाया जाता है जिसके पास कोई भी नहीं था। वो अकेले ही रो रही थी और रोते रोते वो सो गई। जैसे ही उसकी आंख लगी तो उसे अपने करीब किसी के होने का एहसास हुआ। वो फौरन बेड से उठ खड़ी हुई और कबर्ड की तरफ जाने लगी। उसने बोला, नादिया क्या ये तुम हो? उसे लग रहा था कि ये उसकी फ्रेंड की सोल है जो उसके साथ रहने आ गई है, लेकिन वो एंटिटी कुछ नहीं बोलती। अगले दिन दिखाया जाता है कि नादिया ने पढ़ते हुए अपनी बुक्स को पूरे बेड पे फैलाया हुआ था और फिर वो उठकर नहाने चली गई। पीछे से सोल उसके रूम में आई और उसने क्लोई और उसकी फ्रेंड नादिया की पिक्चर देखी, जिसके बाद उसने कमरे में फैले हुए सारे सामान को समेटकर जगह पे रख दिया। क्लोई जब बाहर आई तो डर से उसकी चीख निकल गई। ये सब कैसे हो गया था? फिर उसे समझ आया कि ये पक्का नादिया ही है जो उसकी मदद कर रही है। अब उसने इस सोल से डरना बंद कर दिया था। उसकी चीख सुनते ही उसके डैड भी आ गए थे कमरे में। वो उसे पूछते हैं क्या हुआ, तो क्लोई झूठ बोल देती है कि मैंने एक चूहा देख लिया था। असल में वो अपने डैड को नहीं बताना चाहती थी कि यहाँ पे उसकी फ्रेंड की सोल है। अब क्लोई के डैड नीचे जाकर रेबिका से क्लोई की कंडीशन डिस्कस करते हैं। वो कहते हैं कि क्लोई ठीक नहीं, क्लोई की फ्रेंड ड्रग की ओवरडोज की वजह से मारी गई है और ऐसे ही अब एक और लड़की का भी शहर में मर्डर हो गया है। हमें क्लोई का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन रेबिका को तो जैसे अपनी बेटी का कोई ख्याल ही नहीं था। वो अपने हस्बैंड से भी कह देती है, मुझे लगता है कि आप ज्यादा सोच रही हैं। इतने में ही इनका बेटा टाइलर अब घर आ जाता है जो अपने साथ अपने दोस्त रायन को भी लेकर आया था। वो रायन को अपनी फैमिली से और क्लोई से भी मिलवाता है और रायन को क्लोई पहली ही नजर में अच्छी लग जाती है। लेकिन टाइलर उसे धमकी देता है कि मेरी बहन से दोस्ती करने की जरूरत नहीं। रात में हम देखते हैं कि रेबिका और उसका हस्बैंड दोबारा क्लोई के बारे में बात कर रहे थे। क्लोई के डैड को लगता था कि क्लोई को थेरेपिस्ट को दिखाना चाहिए, लेकिन रेबिका अभी भी गुस्सा हो जाती है और कहती है कि क्लोई को सिर्फ टाइम की जरूरत है। ये सुनकर उसके हस्बैंड भी उसके ऊपर गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं ये मत भूलो कि टाइलर के साथ साथ क्लोई भी तुम्हारी ही बेटी है। खैर अब अगला दिन हो जाता है और क्लोई जब अकेली घर पे थी तो रायन यानी टेलर का फ्रेंड टेलर से मिलने के लिए आ जाता है। क्लोई उसे ड्रिंक ऑफर करती है और अपने कमरे में इन्वाइट करती है, लेकिन रायन उसके कमरे में जाने से मना कर देता है और बताता है कि टाइलर ने उसे उसके कमरे में जाने से मना किया है। लेकिन ये बात कहने के बाद फिर वो खुद ही क्लोई के रूम में चला भी आता है। ये दोनों यहाँ पर ड्रग्स लेते हैं और क्लोई अपना दुख रायन से शेयर करती है कि अपनी फ्रेंड की मौत के बाद वो बहुत ज्यादा अकेला अकेला फील करते हैं। रायन भी क्यूरियस होकर उसकी बातें सुनने लगता है और बताता है कि मेरी कभी अपने की डेथ नहीं हुई, मुझे नहीं पता कि किसी के मरने पे कैसा लगता है, जरा बताओ तो सही, जब कोई मर जाए तो कैसा फील होता है। क्लोई को तो अपना दुख सुनाने वाला कोई चाहिए था। वो भी अपना दुख सुनाने लगी और दुख सुनाते सुनाते ये दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। यहाँ पर रायन ने भी अपना गम शेयर किया था कि उसके घर में किसी को भी उसकी परवाह नहीं थी, यहाँ तक कि उसकी मॉम भी उसे प्यार नहीं करती थी। वो बहुत ज्यादा टॉक्सिक थी। इससे पहले कि ये लोग ज्यादा करीब आ जाते, यहाँ पर मौजूद एंटिटी को इनका करीब आना अच्छा नहीं लगता और वो यहाँ पर कबर्ड ही तोड़ देती है, जिससे डर कर ये लोग उड़ जाते हैं। रायन को लगा कि कबर्ड का कोई पेज ढीला होगा जिसकी वजह से कबर्ड टूट कर गिर गई, लेकिन क्लोई को पता था कि ये वो सोल कर रही है। वो जैसे ही कबर्ड के करीब गई तो उसे अपने मुंह पे एक हवा का तेज झोंका फील हुआ जिससे वो डर गई और वो समझ गई
कि ये नादिया ही है जो उसे रायन से दूर रहने को कह रही है। अब यहाँ पे क्योंकि काफी सारी चीजें गलत हो रही थी तो फाइनली क्लोई ने अपनी फैमिली को बताने का फैसला कर ही लिया। वो डिनर टेबल पर सबसे पूछती है, क्या आप लोगों को कुछ फील हुआ कि जैसे इस घर में कोई और एंटिटी हो, किसी और चीज की प्रेजेंस हो? कभी आप लोगों को ऐसा लगा कि हमारे अलावा कोई और भी यहाँ रहता है जो हमें नजर नहीं आता? उसकी बातें सुनकर उसका भाई टाइलर उसे पागल समझने लगा था। उससे कहता है, तुम्हारी फ्रेंड की मौत ने तुम्हारे दिमाग पे गहरा असर छोड़ा है, कैसी बातें करती हो तुम? उसकी बातें सुनकर क्लोई रोने लग जाती है और क्लोई के डैड उसे डांट देते हैं। टाइलर गुस्से में उठकर यहाँ से चला जाता है और उसकी मॉम भी, जिसके बाद अपने डैड के कहने पर टाइलर क्लोई से माफी भी मांगने जाता है, लेकिन क्लोई गुस्से में थी। वो डांट कर टाइलर को कमरे से बाहर निकाल देती है। जिस चीज की शिकायत वो दोबारा अपने डैड से करने के लिए चाहता है और डैड उसे समझाते हैं कि क्लोई सदमे में है और तुम्हें उसका ख्याल रखना चाहिए। लेकिन जैसे टाइलर को तो किसी चीज की फिक्र ही नहीं थी, वो अपनी मॉम को बड़े मजे से अपने गंदे कामों के बारे में भी बता रहा था कि किस तरह उसने एक लड़की के साथ प्रैंक किया और उसकी प्राइवेट फोटोज लीक कर दी। उसकी मॉम भी यहाँ उसे डांटने के बजाय उसे कुछ नहीं कहती, लेकिन जो प्रेजेंस, जो सोल यहाँ पे थी, उसे ये सुनकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और वो सजा के तौर पर टाइलर के रूम में जाकर सारी चीजें तोड़ फोड़ करने लगती है। उसके जीते हुए मेडल्स, मग सब कुछ गिरा देती है। सबसे पहले क्लोई ये सारी आवाजें सुन के रूम में आती है और फिर बाकी लोग भी। ये सारा नजारा देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा शॉक रह गए थे। सब लोग डर गए थे। वो डर कर घर से बाहर निकल आते हैं और क्लोई भी बाहर निकल आती है। क्लोई सबको बताती है कि ये कोई नहीं, मेरी फ्रेंड नादिया ही है जो मेरे साथ रहने के लिए यहाँ आ गई है। आप लोग उससे नहीं डरे। लेकिन टाइलर और उसकी मॉम अब घर के अंदर जाने के लिए तैयार नहीं थे। खैर, उन्होंने इस बात पे तो बिलीव कर लिया था कि क्लोई सच बोल रही थी। इस घर में सच में एक एंटिटी थी। अब क्लोई की दूसरी बात मानकर ये लोग अंदर जाना नहीं चाह रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्लोई का साथ उसके डैड देते हैं और क्लोई के साथ सबको मना कर घर के अंदर ले आते हैं। घर आने के बाद रेबिका का हस्बैंड उस लेडी को